जहां पे भी बायो वर्ड यूज होगा आप समझ लिए इसका मीनिंग क्या है, लाइफ। और डाइवर्सिटी बोले तो डिफरेंट फॉर्म, तो आप कह सकते हैं कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ। जितनी भी स्पीसीज अब तक डिस्कवर की गई हैं इनमें से करीब करीब 70% क्या है, एनिमल्स है। हाँ, ये बात भी सच है कि एनिमल्स का अगर आप रेशियो देखेंगे इस डाइवर्सिटी में तो ज्यादा है, करीब करीब 70% आपको एनिमल देखने को मिलेंगे। जब आप किसी जंगल में स्पीसीज को खोजने जाओगे, जब आप उसके बीच में ग्राफ देखोगे स्पीसीज और एरिया के रिलेशन के रेस्पेक्ट में, तो आप देखोगे जब आपने एंटर किया ना खूब सारी डाइवर्सिटी मिली, और थोड़ा सा आगे बढ़े और ज्यादा डाइवर्सिटी मिली, और ज्यादा आगे बढ़े और ज्यादा डाइवर्सिटी मिली, मगर फिर उसका जो नंबर है वो कम होता चला जाएगा। हेलो प्यारे बच्चों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प भारत के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मुझे उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारी को और हेल्प करने के लिए हम लेके आए हैं आज का सेशन। आज का सेशन है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे, और मुझे उम्मीद है ये सेशन आपकी पढ़ाई में और ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक और माइंड मैप और चीजों को बहुत ही ऑर्डर में कैटेगराइज किया हुआ है। तो आज का चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे। समझते हैं सबसे पहले इस वर्ड को, बायोडाइवर्सिटी। ये जो ग्रीक वर्ड बायोडाइवर्सिटी है इसका सिंपल सा मीनिंग है, बायो मीन्स लाइफ। जहां पे भी बायो वर्ड यूज होगा आप समझ लिए इसका मीनिंग क्या है, लाइफ। और डाइवर्सिटी बोले तो डिफरेंट फॉर्म, तो आप कह सकते हैं कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ। जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ है हमारे मदर प्लेनेट अर्थ पे, जितने भी जीवन के जितने जितने रूप है उन सबको आप बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हो। क्लियर है? जितने भी ऑर्गेनिज्म, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी लिविंग एंटिटी, आप उसको ऑर्गेनिज्म बोल दो। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको मदर प्लेनेट अर्थ पे दिख रहे हैं, दे ऑल रिप्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी। आगे समझते हैं ये जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है ये वॉल्टर जी रोजन ने इन द ईयर 1985 दिया था। 1985 में ये शब्द आया बायोडाइवर्सिटी, और इसको और पॉपुलराइज किया गया एक सोशियो बायोलॉजिस्ट के द्वारा, एंड ही इज एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन ने इसको और पॉपुलराइज किया। 1992 में इसको और ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया गया कि बायोडाइवर्सिटी पे काफी ज्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि जब भी आप फील करोगे इस नेचर को, देन यू विल रियली बी अमेज। आप याद करो अपने बचपन के उन दिनों को जब आप स्कूल से लौट के आते थे और बैग एक साइड में रख के सीधा डिस्कवरी चैनल ओपन कर देते थे। ये कहीं ना कहीं आपका रुझान, आपकी रोचकता को दर्शाता है कि यस, आप भी मदर प्लेनेट अर्थ से, आप भी नेचर अर्थ से बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हो। याद करो उन दिनों को, आप बैठ के वाइल्ड लाइफ के बारे में देख रहे होते थे, राइट? याद है आपको वो दिन? बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं आपकी इस रुझान को शो करते हैं कि हां, आप भी नेचर मदर अर्थ को कितना प्यार करते हो और कितने अमेज रहते हो, कितने सरप्राइज रहते हो इन चीजों को देख के। इन डाटा की तरफ जरा ध्यान दीजिए कि ये जो आंकड़े ये यही दर्शाते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कितनी ह्यूज है। देखिए 20,000 चींटियों की करीब करीब 20,000 प्रजातियां, 20,000 ऑर्किड की डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियां, 28,000 मछलियों की अलग अलग प्रजातियां, और आप देखेंगे बीटल की तो करीब करीब 300,000 या 3 लाख, आप बोल सकते हैं 3 लाख बीटल की स्पीसीज है, राइट? ये कहीं ना कहीं ह्यूज बायोडाइवर्सिटी के ही तरफ आंकड़ा, ये जो आंकड़ा है ह्यूज बायोडाइवर्सिटी की तरफ आपको इशारा कर रहा है। अगर आप इन सभी में देखें, जितनी भी स्पीसीज अब तक डिस्कवर की गई हैं इनमें से करीब करीब 70% क्या है, एनिमल्स है। हाँ, ये बात भी सच है कि एनिमल्स का अगर आप रेशियो देखेंगे इस डाइवर्सिटी में तो ज्यादा है, करीब करीब 70% आपको एनिमल देखने को मिलेंगे, 22% आपको प्लांट्स और फंगस देखने को मिलेंगे, और करीब करीब 8% में अदर होंगे। और जो माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे, जो आप प्रोटिस्टा की बात करें, आप बैक्टीरिया की बात करें, तो उनके लिए हमारे पास डाटा नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको एनालाइज करने के लिए, उनके नंबर को, डिफरेंट डाइवर्सिटी को काउंट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो उनकी तरफ बहुत ज्यादा भी ध्यान नहीं गया है। मुझे उम्मीद है आने वाली जनरेशन उस पर भी ध्यान देगी और उस डाइवर्सिटी को भी एक्सप्लोर करेगी। आप कुछ इन बायोस्टैट्स के डायग्राम को देख के समझिए, डाटा समझिए कि जो इनवर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट में मेजर पार्ट कौन कंस्टिट्यूट कर रहा है, वो है इंसेक्ट। मेजॉरिटी में आपको इंसेक्ट मिलेंगे। इवन अगर एनिमल्स में 10 एनिमल हैं तो 10 में से 7 आपको इंसेक्ट ही मिलेंगे, बाकी रेस्ट में आपको मोलस्का, क्रस्टेशियन और अदर एनिमल मिलेंगे इनवर्टिब्रेट के केस में। बेटा जब वर्टिब्रेट की बात करोगे, देखो वर्टिब्रेट को याद करने का एक ट्रिक भी है, मैं भी ट्रिक की बात कर रहा था, और वो ट्रिक है परम। आपको अगर मेरा नाम याद है तो इससे भी आपको सारे वर्टिब्रेट भी याद हो जाएंगे। पी से पाइसिस, ए से एम्फीबिया, आर से रेप्टाइल, ए से एप्स, एम से मैमल, ये सारे के सारे क्या है, वर्टिब्रेट है। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो
पी फॉर पाइसिस, मतलब मछलियां सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। फिर आपको एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव और मैमल के ऑर्डर में इस तरीके से चीजें देखने को मिल जाएंगी। आपके नीट के एग्जाम में कभी कभी ये डायग्राम भी पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा इन पे भी फोकस रखिए। और जब आप प्लांट की बात करेंगे, फंगस की बात करेंगे, तो प्लांट में सबसे ज्यादा जो आपको मेजॉरिटी में मिलेंगे प्लांट की कैटेगरी में, वो मिलेंगे एंजियोस्पर्म। जबकि आपको जो एल्गी है, लाइकेंस है, मॉसेस है, फर्न है, ये बहुत ही कम रेशियो में मिलेंगे। सबसे ज्यादा आपको एंजियोस्पर्म और दूसरी तरफ आपको फंगस सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। हाँ, फंगस की डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है। जब आप प्लांट और फंगस को देखेंगे तो फंगस भी खूब सारे डाइवर्स टाइप के हैं, और प्लांट में मेनली जो प्लांट है वो है हमारे फ्लावरिंग प्लांट। इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और IUCN के 2004 के डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये बात बोली गई है कि भाई हमारे अर्थ पे अब तक जो खोजी गई डाइवर्सिटी है वो करीब करीब 1.5 मिलियन से थोड़ी सी ज्यादा है। और चैप्टर 1 की तरफ अगर देखें तो 1.7 टू 1.8 इसको एग्जैक्टली मेंशन कर रहे होते हैं, राइट। मगर जो एक्सट्रीम रेंजेस की जब बात होती है कि एक्सट्रीम कितनी डाइवर्सिटी हो सकती है, तो वहां पे ये डाटा जाता है करीब करीब 20 से 50 मिलियन। मगर ये डाटा एकदम लॉजिकल नहीं है, ये एक्सट्रीम वाली बातें बोल दी गई हैं। रॉबर्ट मे ने फिर एक लॉजिकल डाटा दिया और बोला भाई इतना नहीं, इतनी डाइवर्सिटी भी नहीं है, ये अराउंड 7 मिलियन तक। ये अतिशयोक्ति हो गया कि एक्सट्रीम इतनी हो सकती है 50 मिलियन नहीं। रॉबर्ट मे ने बोला भाई डाइवर्सिटी है, नो डाउट है, और दैट इज अराउंड 7 मिलियन। 7 मिलियन तक की डाइवर्सिटी एस्टिमेटेड हम कह सकते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया को अगर आप लैंडमास के हिसाब से देखें, क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से देखें, तो 2.4% अर्थ का ये एरिया कवर कर रहा है, राइट। मगर यहां पे डाइवर्सिटी की बात करो तो 8.1% डाइवर्सिटी कैरी कर रहा है, और जो कि इंडिया को वन ऑफ द मेगा डाइवर्सिटी कंट्री में लेके आता है। मेगा डाइवर्सिटी की कंट्रीज में 12 कंट्रीज जो हमने शामिल किए हैं, उसमें भारत भी हमारा शामिल है। वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, जो मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है उनमें से हमारा एक भारत भी है, राइट। अगर इंडिया की बात करें तो यहां पे करीब करीब 45,000 प्लांट्स हैं, तो करीब करीब उसी के जस्ट डबल आपको एनिमल देखने को मिलेंगे, मतलब 70,000 के करीब एनिमल देखने को मिलेंगे, राइट। और कई सारा डाटा है भारत के रेस्पेक्ट में, मैं आगे सेशन में कवर करूंगा। उससे पहले आप देखिए डाइवर्सिटी को 3 बेसिक लेवल पे भी कैटेगराइज किया गया है, राइट। कौन कौन से लेवल पे कैटेगराइज किया गया है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखिए जब एक ऑर्गेनिज्म बनता है, राइट, तो उसमें आप क्या देखोगे, उसकी बॉडी में कई सारी सेल्स होंगी, राइट। सेल के अंदर क्या होगा, जीनोम होगा, राइट। और हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज का आप जब जीनोम चेक करोगे तो वो भी डिफरेंट मिलेगा। इवन एक स्पीसीज के अंदर भी जीनोम डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, जिससे डिफरेंट वैरायटी क्रिएट होती है। एक ही स्पीसीज में खूब सारी वैरायटी भी क्रिएट होती है, और ये कहीं ना कहीं उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को शो कर रहा है। आप ऐसे भी सोच के देखो कि डिफरेंट चावल की प्रजातियां हैं, डिफरेंट वैराइटीज है राइट्स की, तो कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर डिफरेंट वैरायटी क्या शो कर रहा है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को शो कर रहा है, राइट। यहां पे आप देखिए कि डिफरेंट अगर आप मैंगो की वैरायटी देखें तो आप 1000 देखेंगे। आपने सुना भी होगा लंगड़ा आम, है ना, लंगड़ा आम है ना, एक होता है अल्फांसो, मेरे को ज्यादा आम की वैरायटी नहीं पता, बट एक चूसा होता है ना, डिफरेंट आपने खुद ही कम से कम 4-5 टाइप के खाए होंगे। तो सर हमने खाए जरूर है, पता नहीं है, राइट। वही वाली कंडीशन मेरे साथ भी काफी हद तक है। बट आप देखेंगे डाइवर्सिटी करीब करीब मैंगो के 1000 टाइप है, राइट। आप एक रोवुल्फिया प्लांट देखते हो, उसमें जो एक केमिकल रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड रेजरपाइन, तो उसको जब आप अलग अलग लेवल पे जाके चेक करते हो तो रेजरपाइन के कंसंट्रेशन में, उसकी इफेक्टिविटी में अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये कहीं ना कहीं उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को शो कर रहा है, राइट। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, लेवल ऑफ डाइवर्सिटी में आप सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंशन कर रहे हो, फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी को शो करोगे। स्पीसीज डाइवर्सिटी में आप देखिए कि जो वेस्टर्न घाट है वहां पे एम्फीबियंस के जो नंबर हैं वो ज्यादा मिलेंगे, वो ज्यादा डाइवर्स होंगे इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट से ज्यादा डाइवर्स जो आपको डाइवर्सिटी मिलेगी एम्फीबियंस की, कहां पे मिलेगी, वेस्टर्न घाट पे मिलेगी, राइट। ये कहीं ना कहीं स्पीसीज डाइवर्सिटी को शो कर रहा है। एंड फाइनली आप आइए इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आप देखेंगे कि इंडिया में जो कंपैरेटिवली डाइवर्सिटी है वो ज्यादा है स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज के अकॉर्डिंग। स्कैंडिनेवियाई जो कंट्री है, एक ग्रुप है एक तरीके से, नॉर्वे और कुछ
देशेस का, वहां पे आप क्या देखोगे, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट बायोम कम मिलेंगे। इंडिया में डेजर्ट भी मिलेगा, अराउंड 10 डिफरेंट टाइप के जियोग्राफिकल एरिया मिलते हैं यहाँ पे। डेजर्ट मिलेगा, हिमालयन रीजन मिलेगा, प्लेन मिलेगा, प्लेटू मिलेगा, हाई रेनफॉल वाले एरिया मिलेंगे, हाई इक्वेटर के नियर वाला एरिया मिलेगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट बायोम मिलेंगे, जिस वजह से यहाँ पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ह्यूज होती है। और यही कहीं ना कहीं कारण है कि वो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री के अंदर इंडिया भी शामिल है। कितनी मजेदार बात है। अच्छा, डाइवर्सिटी को यहीं पे और समझ लिए, अल्फा बीटा और गामा डाइवर्सिटी भी शो करते हैं। जब डाइवर्सिटी की बात होती है तो अल्फा डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी विद इन कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के अंदर ही जितनी जितनी डाइवर्सिटी है वो अल्फा डाइवर्सिटी कहलाती है। बीटा डाइवर्सिटी जब दो कम्युनिटी को कंपेयर कर रहे हो और उनके बीच में आप डाइवर्सिटी चेक कर रहे हो तो वो बीटा डाइवर्सिटी कहलाई जाएगी। और जब आप पूरे लैंडस्केप में जितनी भी टोटल कम्युनिटीज है उन सभी को कंबाइन करके डाइवर्सिटी को निकाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड गामा डाइवर्सिटी। सो दिस इज अबाउट डाइवर्सिटी। मुझे उम्मीद है ये वाला पार्ट आपको समझ में आया। तो हमने यहाँ पे देखो इस पूरे पेज में ये समझा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, हमने टर्म समझा, पॉपुलराइज किसने किया ये समझा, हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज और कुछ डाटा को देखा, कुछ आंकड़े देखे यहाँ पे, और हमने टोटल डाइवर्सिटी में बात किया कितने एनिमल है, कितने प्लांट है और कितने अदर एनिमल है। और यहाँ पे हमने इस पाई डायग्राम्स को भी यहाँ पे समझा, और यहाँ पे हमने कुछ और इंफॉर्मेशन की बात की, जैसे IUCN के बारे में, एक्सट्रीम रेंजेस के बारे में, रॉबर्ट मे ने क्या डाटा प्रेजेंट किया रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी, एंड इंडिया की हमने बात की। और उसके बाद जो लेवल्स है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रेस्पेक्ट में चीजों को समझा। अब बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं कि जो डाइवर्सिटी है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना बेटा, वो किस तरीके से हो रखा है। डाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे प्लेनेट अर्थ पे, जो हमारी मदर अर्थ है, इस पे इक्वली नहीं है। इक्वली नहीं है का मतलब क्या है कि जब आप इक्वेटर के अराउंड देखोगे डाइवर्सिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, और इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाओगे, लैटिट्यूडनली जाओगे तो डाइवर्सिटी कम हो रही होगी। फॉर एग्जांपल, इक्वेटर पे मिलने वाली कंट्री कोलंबिया, जो इक्वेटर पे आती है, यहां पे डाइवर्सिटी देखो बर्ड की कितनी है, अराउंड 1400 बर्ड्स की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है। आप कारण पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका एक कारण ये भी है कि इक्वेटर पे ज्यादा सनलाइट है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, ज्यादा स्टेबिलिटी है, ये कारण है यहां पे ज्यादा डाइवर्सिटी होने का। आप इंडिया की बात करो जो कि थोड़ा सा इक्वेटर और ऊपर पड़ेगा, तो यहां पे देखो बर्ड्स की कितनी डाइवर्सिटी है, अराउंड 1200 बर्ड्स की स्पीसीज मिलेंगी। और ऊपर चले जाओ न्यूयॉर्क की तरफ, वहां पे 105, देखो कितना कम हो गया। यहां पे इक्वेटर ये 41 डिग्री पे न्यूयॉर्क लाई कर रहा है, तो यहां पे कितनी डाइवर्सिटी है, 105। और ऊपर चले जाओ ग्रीनलैंड की बात करो तो 56 बर्ड की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज मिलेंगी। आ रही है बात समझ में? तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या शो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है कि जब आप इक्वेटर से ऊपर मूव कर रहे हैं तो जो डाइवर्सिटी है वो भी चेंज होती जा रही है। तो जो अर्थ पे डाइवर्सिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली नहीं है, राइट, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट, ऊपर पैटर्न बढ़ते हुए आप क्या देखोगे, ये चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की। अब इंपॉर्टेंस की बात कर सकते हो कि इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी, इतनी बायोडाइवर्सिटी होने की इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहां पे समझो कि ये इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, राइट, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। जितनी ज्यादा आप देखोगे डाइवर्सिटी है, जितने ज्यादा डिफरेंट प्लांट है, जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा और उतना ही ज्यादा वो इकोसिस्टम हेल्दी होगा। आप याद करो, जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगी उतना ही ज्यादा हेल्दी क्या होगा, आपका इकोसिस्टम होगा। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस की हेल्थ को भी शो करता है। अब यहां पे समझते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशन को, जो वॉन हेम्बोल्ट ने दिया था। वॉन हेम्बोल्ट ने स्पीसीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, स्पीसीज की डाइवर्सिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस की, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, और उन्होंने बोला बेटा जब आप किसी जंगल में स्पीसीज को खोजने जाओगे, जब आप उसके बीच में ग्राफ देखोगे स्पीसीज और एरिया के रिलेशन के रेस्पेक्ट में, तो आप देखोगे जब आपने एंटर किया ना खूब सारी डाइवर्सिटी मिली, और थोड़ा सा आगे बढ़े और ज़्यादा डाइवर्सिटी मिली, और ज़्यादा आगे बढ़े और ज़्यादा डाइवर्सिटी मिली, मगर फिर उसका जो नंबर है वो कम होता चला जाएगा। नंबर कम क्यों होता चला जाएगा? फिर अब जो आपको मिल रहा है वो हो सकता है हिरन ही मिले दोबारा से, अब दोबारा से आपको खरगोश ही मिले, अब दोबारा से आपको शेर मिले। बेटा शेर मिल गया फिर आप नहीं मिलोगे, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, काउंटिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। आगे हम अलग अलग चैप्टर्स में इसको डिस्कस करेंगे कि पग काउंट करते हैं ना। कुछ ऐसी स्पीसीज है जिनको काउंट करने के लिए हमको उनको काउंट करने की जरूरत नहीं तो हम काउंट नहीं हो पाएंगे। हमको उनके कई सारे मेथड यूज करने होते हैं कि हम उनके फीकल मैटर यहाँ पे चेक कर लेंगे, अच्छा यहाँ फीकल मैटर तो यहाँ पे हो सकता है एक झुंड। उनके पग काउंट चेक करते हैं कि पग के निशान, मतलब उनके जो जब वो चलते हैं पैरों के निशान जो बनते हैं उनके बेसिस पे काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको
कर्व मिलता है बेटा, वो हाइपरबोलिक कर्व मिलता है, हाइपरबोलिक कर्व मिलेगा। यहां पे आपको एक स्लोप क्रिएट हो रहा है जिसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। और यहां पे एक जेड की वैल्यू को जरा ध्यान रखिए कि जनरली जो जेड की वैल्यू होती है बेटा वो 0.1 से 0.2 होती है, मैंने मेंशन किया हुआ जनरली, राइट। बट जब एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट की यही बात कर रहे हो, आप बहुत बड़े पूरे कॉन्टिनेंट के रेस्पेक्ट में इस वैल्यू की बात कर रहे हो, तो ये जो जेड की वैल्यू है बेटा ये इंक्रीज हो जाती है और ये आपको 0.6 से 1.2 के अराउंड मिलेगी। और ये डाटा एक फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और फ्रूट ईटिंग मैमल्स के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 1.12 है। ओके, ये डाटा आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज अबाउट स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जो वॉन हेम्बोल्ट ने दिया था। हाइपरबोलिक कर्व यहां पे नॉर्मली ऑब्जर्व होगा। आप आगे समझिए इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जिसको एक्सप्लेन किया था डेविड टिलमैन ने। डेविड टिलमैन ने बेटा अपना एनालिसिस किया, चीजें समझी और बताया कि जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, वो इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा जितनी वहां की बायोडाइवर्सिटी होगी, राइट। ये एक डेविड टिलमैन की हाइपोथेसिस थी, उनका एक ऑब्जर्वेशन था। कहीं ना कहीं ये काफी हद तक सही भी चीज है कि डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही इकोसिस्टम स्टेबल होगा। एक और तरीका था रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस को पॉल एलरिच ने समझाया था। बोला कि भाई अच्छा ऐसे सोच के देखो, हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर मान लो ऐसे सोच के देखो, अगर आपकी 20,000 चींटियों की प्रजातियां हैं, अगर आप उनमें से 5,000 गायब कर दो धरती से तो क्या फर्क पड़ेगा? बोलोगे सर हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो अपना डिस्कवरी देखने से मतलब है, कम चींटियां दिखेंगी वहां पे। नहीं बेटा, हो सकता है उसके गलत परिणाम पड़े, बिल्कुल हो सकता है, मगर कुछ लेवल पे आपको फील ही नहीं होगा, इवन सिस्टम भी थोड़ा सा कम फील कर पाएगा। मगर मां ऐसे सोच के देखो, अगर जंगल से शेर हटा दिए तो क्या होगा? पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको लग रहा होगा अच्छा होगा, नहीं बेटा अच्छा नहीं होगा। कभी भी शेर जरूरत से ज्यादा नहीं खाता, जरूरत से ज्यादा सिर्फ इंसान खाने की कोशिश करता है, राइट। जितने भी प्रीडेटर है उनको पता है कि मैंने अगर जरूरत से ज्यादा खाया तो मुझे कल खाना नहीं मिलेगा। जरूरत से ज्यादा जो बढ़ता है वो सिर्फ लालच होता है, और लालच सबसे ज्यादा तुमको इंसानों में देखने को मिलेगा। बहुत कॉमन है आजकल, तो बहुत कॉमन है, ठीक है। आप समझिए रिबर्ट पोपर हाइपोथेसिस को जो पॉल रिच ने दी, इन्होंने बताया, देखो ऐसे समझ के देखो कि एक जहाज है, वो पूरा जहाज एक इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इस बात की इंपॉर्टेंस ऐसे समझ के देखो कि पूरा एक जहाज है जिसमें खूब सारे पैसेंजर बैठे हुए जो कहीं ना कहीं आपको स्पीसीज को दिखा रहे हैं, ये जहाज पूरा इकोसिस्टम है। ये जहाज डिस्टर्ब कब होगा बेटा? जब आप इसमें बैठे हुए एक एक बोल्ट को खोलना शुरू कर दो, और बोल्ट खोलने से वो पर्टिकुलर स्पीसीज क्या होगी, वहां से डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट। तो आप जब बोल्ट खोल रहे हो तो आप ऑब्वियस सी बात है कि एक स्पीसीज को गायब कर रहे हो। अगर मान लो आपने जहाज के अंदर बैठी हुई स्पीसीज जिस चेयर पे बैठी हुई उस बोल्ट को खोला, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मगर आपने इसके पंखुड़ियों वाला ये जो पंखुड़ियां इनका नट बोल्ट खोल दिए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, पूरा इकोसिस्टम, पूरा जहाज हिल जाएगा। समझ रहे हो? तूफान आ जाएगा इस पूरे जहाज में, इस पूरे इकोसिस्टम में। यही बात समझाने की कोशिश की थी रिबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस में जो पॉल एलरिच ने दी थी। इन्होंने यही बोला बेटा ये बहुत मैटर करता है कि आप किस स्पीसीज को हटा रहे हो। कई सारी स्पीसीज कीस्टोन स्पीसीज होती है जो पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन कर रही है, आप उसको ही हटा दोगे कैसे वो सर्वाइव करेगा बेटा? अम्ब्रेला स्पीसीज होती है जो इस सिस्टम को मेंटेन करने में मदद कर रही है, आप उनको हटा दो कैसे काम चलेगा? नहीं चल पाएगा, राइट। तो ये मैटर भी करेगा कि आप किस स्पीसीज को हटा रहे हो। आपके पास 20,000 प्रजातियां हैं, आपने एक दो प्रजातियां चलो मार दी, कुचल दी, खत्म कर दी, मत करना, वो अलग बात है, ठीक है। मान लो कर दी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा एक बार को, राइट। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हुआ भी है। हमारे प्लेनेट अर्थ की हिस्ट्री को अगर आप देखें तो मास एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, मास में बहुत सारे स्पीसीज गायब भी हुए हैं, राइट। मगर जो अब का दर है ना बेटा, बहुत नेक्स्ट लेवल पे स्पीसीज इरेडिकेट हो रही हैं, अब डराने वाला है। समझाऊंगा इसी सेशन में आगे। अगर आप आगे समझे तो ये हमने देखे कुछ हाइपोथेसिस। आगे देखिए, अगर आप धरती के फेफड़े कहे जाने वाले, अर्थ के जो लंग्स कहे जाते हैं, क्योंकि वो 20% ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड करते हैं, उन धरती के फेफड़े कहे जाने वाले अगर उन जंगलों की बात करें, दैट इज अमेजोन जंगल, अमेजोन की बात करें, राइट, तो वहां पे डायवर्सिटी देखो कितनी यूज है। इनवर्टिब्रेट करीब करीब कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,25,000। 1,25,000 तो इनवर्टिब्रेट है, जिसमें प्लांट देखोगे 40,000 प्लांट है, फिशेस देखो 5,000 फिशेस है, बर्ड्स देखो 13,000 बर्ड्स है, एम्फीबियन देखो 427 एम्फीबियंस है, मैमल्स देखो 427 मैमल्स हैं, रेप्टाइल देखो 378 रेप्टाइल है। बेटा ये सुनने में हो सकता है आपको कम लग रहा हो, मगर सोच के देखो आपके सामने 300 डिफरेंट टाइप के
380 करीब करीब आपके सामने रेप्टाइल छोड़ दिए। एक क्या है, एलिगेटर है, एक क्रोकोडाइल है, एक उसका बड़ा भाई है नेक्स्ट रिलेटेड, एक स्नेक है। बेटा लाल हो जाएगी आपकी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बहुत डाइवर्सिटी हो गई अमेजोन में, ये डाइवर्सिटी, और ये सिर्फ रेप्टाइल की बात हो रही है। सो दिस इज ह्यूज डाइवर्सिटी इन अमेजोन। और कहीं ना कहीं इतनी डाइवर्सिटी उस इकोसिस्टम को मेंटेन करने में लगी हुई है, क्योंकि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। डेविड टिलमैन कहते कहते परेशान हो चुके हैं इस चीज को कि भाई डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रखनी है अपने को, अगर आपको अपना इकोसिस्टम सस्टेनेबल रखना है तो। अच्छा, रीजन क्या है कि क्या कारण है कि जो इक्वेटर वाले रीजन होते हैं वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा है? तो इसका एक रीजन है कि यहां पे रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन रहती है। अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन मतलब कि यहां पे प्रॉब्लम्स आने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि यहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा है और इसीलिए यहां पे ज्यादा स्पेसिफिकेशन होता है। स्पेसिफिकेशन बोले तो नई नई स्पीसीज इवॉल्व होती है। आप देखेंगे इक्वेटर के अराउंड जहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा है, जहां पे सारी चीजें मिल रही हैं, वहां पे नई नई स्पीसीज और इंट्रोड्यूस होंगी ना। ऐसा थोड़ी ना वहां ठंडी इलाके में जहां पे खाने के लिए कोई अता पता नहीं है, वहां पे स्पेसिएशन कंपैरेटिवली कम होगा। राइट, यहां पे सीजन्स कंपैरेटिवली लेस सीजनल चेंज आपको देखने को मिलेंगे। राइट, यहां पे सोलर रेडिएशन सबसे इंपॉर्टेंट, सोलर रेडिएशन काफी ज्यादा मिलेगा। जितनी ज्यादा लाइट उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी। समझ रहे हो इस चीज को? तो यहां पे सोलर रेडिएशन भी अच्छा खासा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है इस पेज पे काफी सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपको समझने में मदद हुई होगी, आपने समझा होगा। आगे बढ़िए। अब देखिए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहले तो मैं मेंशन करूंगा कि कितनी स्पीसीज है जो डरी हुई है, थ्रेटेंड है कि वो खत्म होने वाली है। करीब करीब 12% आपको बर्ड देखने को मिलेगी थ्रेटेंड है। करीब करीब 32% एम्फीबियंस है जो डरे हुए थ्रेटेंड की कगार पे। 31% जिम्नोस्पर्म, 23% मैमल, ये वो मेंबर हैं। करीब करीब 15,500 स्पीसीज ऐसी है जो थ्रेटेंड की कैटेगरी में है, मतलब डरी हुई है कि भाई वो खत्म हो जाएंगी। क्यों खत्म होंगी? कहीं ना कहीं सीधा ह्यूमन एक्टिविटीज की तरफ इशारा करती है। इंसान को किसी बात से मतलब नहीं है, इसको अपनी अपनी इच्छा पूर्ति से मतलब है। और उसकी जरूरत हो तब तो चल जाए, जरूरत लालच में बदल जाए तब खतरनाक है। और वही कहानी बनी हुई है इस समय। जरूरत नहीं है, उसको लालच ज्यादा है। आप देखो ह्यूमन एक्टिविटी क्या कर रहा है भाई, कॉलोनाइजेशन, खूब जितनी बसा सको, जितनी बसा सको, जितनी मैक्सिमम। जो बात याद करो जो उन्होंने बोली थी ना, किसने, डार्विन ने, कि स्पीसीज खूब सारी बढ़ सकती हैं, पोटेंशियल दे दो, रिसोर्स दे दो। ह्यूमन बस एक्सप्लॉइट कर रहा है उस चीज को। सिर्फ ह्यूमन समझ गया कि मैं मैक्सिमम बेबी बना सकता हूं, लगा हुआ है उसी चीज में। ठीक है, जो इलिटरेट है। राइट, तो ह्यूमन एक्टिविटी कॉलोनाइजेशन पे पूरा पूरा फोकस कर रही है, कॉलोनाइजेशन कर रही है, जिससे क्या हो रहा है भाई, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड देखो कितने खत्म हो गए। और इसी वजह से आप क्या देख रहे हो, मोर देन 2000 नेटिव बर्ड गायब हो चुकी है। कहां से गायब हो चुकी है? ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड से। राइट, आज से पहले कई सारे मास एक्सटेंशन हुए, यही मैं कह रहा था, मगर अब का जो 6 मास एक्सटेंशन आएगा ना बेटा, वो 1000 गुना ज्यादा होगा। पहले जितनी डाइवर्सिटी लॉस हुई थी ना, उससे तेज, उससे और तेज आ रहा है, और ज्यादा जो अब जो एक्सटेंशन होगा ना, वो और ज्यादा खतरनाक होगा। पहले जो रेट थे, पहले जो टाइम पीरियड था, वो बहुत कंपैरेटिवली ज्यादा था, मगर अब वो टाइम पीरियड बहुत कम हो चुका है। कहने की बात है कि करीब करीब 200 साल में अगर तुम इसी दर से खत्म करते रहे, मैक्सिमम डाइवर्सिटी को खत्म कर दोगे 200 दशक में, 200 साल में। अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट, अगर 2004 की बात करें तो पिछले सिर्फ 500 सालों में आपने करीब करीब 784 स्पीसीज गायब कर दी है इस धरती से। राइट, जिसमें से 87 आपके प्लांट्स हैं, 338 वर्टिब्रेट है, 359 आपके इनवर्टिब्रेट है। ये मेंबर तो आपने गायब कर दिए पिछले 500 साल में। अगर 500 साल तो छोड़ो, अगर आप पिछले 20 साल का ही डाटा देखो, अगर आप पिछले 20 साल का ही डाटा देख लो बेटा, पिछले 20 साल की तरफ ही निगाह करके देखो, तो करीब करीब 27 स्पीसीज आपने गायब कर दिए। और उन एक्सटिंक्ट में से नंबर आप देखो तो डोडो बच्चा जानता है, डोडो मोरेटिस से यहां से गायब हो गई, क्वागा अफ्रीका से गायब हो गई, थाइसिन ऑस्ट्रेलिया से गायब हो गई, स्टीलर सीकाव रसिया से गायब हो गई। कुछ सब स्पीसीज जो टाइगर की थी, बाली, जावन, कैस्पियन, ये गायब हो गई। ये कहीं ना कहीं आपकी वजह से है ना। हमारे जो पूर्वज थे, बंदूक उठा के इतना अभिमान रखते थे कि शेर मार के ही लेके आएंगे। आज मार दिए सारे शेर, मार दिए सारे शेर। बंदूक छोड़ के अगर चले जाते ना, शेर मारने की जगह खुद मर के आ जाते। खत्म किया उन्होंने, किया, मैं तो बिल्कुल बोलूंगा इस चीज को। तो एक्सटेंशन जो हुआ इन्हीं सब कारणों से, ये इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से, ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से। ओके, अब देखिए कॉजेज, कारण क्या है, एक बार को ये भी समझ लेते क्या है। हम कह तो रहे यहां पे इविल 4 कारण है, 4 इविल मतलब
ईविल का हिंदी में मतलब क्या होता है बताना जरा कमेंट में। ईविल बोले तो राक्षसी, राक्षसी कारण, बिल्कुल। देखो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जितनी भी एग्जिस्टिंग स्पीसीज, भाई ऑब्वियस सी बात है, चिड़िया है जंगल में रहेगी, पेड़ों पे रहेगी, आप पेड़ ही काट दोगे कहां रहेगी वो, हैबिटेट लॉस हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन आप क्या कर रहे हो कि बहुत बड़ा जंगल है, आपने बीच से सड़क निकाल दी, फ्रेगमेंट कर दी है। अब वो ऑब्वियस सी बात है, पानी पीने के लिए अगर हाथी दूसरी साइड जाएगा तो वो उसी रास्ते से जाएगा, और किसी ने टक्कर मारा, चलो हाथी को तो ज्यादा चोट नहीं लगेगी, मगर अगर कोई खरगोश है वो जा रहा है उसको दिक्कत हो सकती है, हिरन है वो जा रहे हैं उसको दिक्कत हो सकती है, इससे भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। इवन आप देखेंगे तो जो वन है 14% से घटा के आपने 6% पे ले आए वो, राइट। अमेजोन का ही हालत देख लो, राइट। खेती करने के लिए, सोयाबीन के लिए, रहने के लिए आपने काट काट के खत्म कर दिया, 6% पे ले आए उसको आप। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन का एग्जांपल बेस्ट है पिजन, पैसेंजर पिजन। ये किसका खत लेके जा रहा है, आपने मार दिया, तीर आ गया नीचे, ले लो पढ़ लो खत, मार दिया आपने सारे पिजन, समझ रहे हो, पैसेंजर पिजन। स्टीलर सी का और रसिया से इसी तरीके से गायब हुई है, आपने ओवर एक्सप्लॉइट कर डाला। एलियन स्पीसीज का इन्वेजन, ये भी एक कारण है। इसमें पार्थिनियम लेंटाना एक और ये आते हैं, जहां पे आप एक एग्जांपल देखो, कैरेट ग्रास का ये पार्थिनियम का ही है। जब आपने इसको इंट्रोड्यूस किया तो इसने लोकल स्पीसीज को हार्म करना स्टार्ट कर दिया। एक नील पिर्च को आपने इंट्रोड्यूस किया था, जिसने नील पिच, ये जो पर्टिकुलर फिश की स्पीसीज थी, इसने करीब करीब वहां पे एग्जिस्टिंग 200 जो चाइल्डिश फिश थी उनको उड़ा दिया, राइट। तो ये भी एक कारण है कि एलियन स्पीसीज का एंटर होना, एलियन स्पीसीज का धावा बोलना, इन्वेजन होना। और एक को एक्सटेंशन का भी कहानी होती है कि मान लो कोई होस्ट है, जब वो खत्म हो गया तो ऑब्वियस सी बात है उससे रिलेटेड जो स्पीसीज होगी वो भी खत्म हो जाएगी। जब प्लांट ही नहीं रहा तो पॉलिनेटर क्या करेगा, प्लांट जब पॉलिनेटर रहा तो नहीं रहा तो फिर प्लांट कैसे चीज रहेगा। तो जहां पे म्यूचुअलिज्म वाले केस जो होते हैं ना, उनमें भी जो मेंबर होते हैं वो भी ड्रास्टिकली अफेक्ट होते हैं। तो ये 4 मेजर कारण है जो बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो भी रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इन द एंड में इसको समराइज भी करूंगा। अच्छा, अब यहां पे एक सवाल आता है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसको हमको कंजर्व करना है तो क्यों करना है, और करें तो कैसे करें, क्यों और कैसे। तो इन्हीं का जवाब देते हैं। पहले वाई का जवाब देख लेते हैं। देखो नैरो कारण है, एक नैरो यूज देखो बेटा, आप जो दाल खा रहे हो, आप जो आटा खा रहे हो, राइट, आप जो कपड़े पहन रहे हो, ये सारा का सारा आपको नेचर मदर अर्थ ही दे रहा है। ये जो डाइवर्सिटी है ना बेटा, जिसके साथ आप शेयर कर रहे हो, जिन एनिमल, जिन ऑर्गेनिज्म के साथ, जिन पौधों के साथ, प्लांट के साथ आप शेयर कर रहे हो ना बेटा, उन्हीं से सब कुछ ले रहे हो। ये कपड़ा भी अगर मैंने पहना हुआ है ना कहीं उन्हीं से आया हुआ है, समझ रहे हो। ब्यूटी प्रोडक्ट जो लगाती है ना लड़कियां, वो सब कहां से आ रहे हैं, प्लांट प्रोडक्ट से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक नैरो यूज कह सकते हो। ब्रॉड यूज में तो आप बेटा संभाल ही नहीं सकते इस बात को कि प्लांट ही तो है जो तुमको ऑक्सीजन दे रहे हैं। कैसे उनका कर्ज चुका सकते हो, कैसे उन इंसेक्ट का कर्ज चुका सकते हो जो पॉलिनेशन करके प्लांट में सीड जर्मिनेशन करवा रहे हैं, कैसे उनका कर्ज उतार सकते हो। कैसे तुम इस चीज का कर्ज उतार सकते हो कि सुबह सुबह तो जब तुम टहलने जाते हो तो बुलबुल गाना गा रही है आपके लिए, नहीं कर सकते बेटा। नेचर को आप कितना ही कर दोगे उसके लिए, आपके लिए तो उसने सब कुछ किया हुआ है, शायद। तो ये एक ब्रॉड यूज है। और एथिकल बेटा, तुम इंसान हो, ह्यूमन हो, इंसान के बच्चे हो, है ना, तुम्हारे अंदर इतना समझ होना चाहिए कि भाई एथिकल वैल्यू होनी चाहिए कि यार ये हमारे लिए पवित्र है, ये हमको दिन रात ऑक्सीजन दे रहे हैं, इतना होना चाहिए। दिस इज एथिकल, राइट। ऐसा नहीं है कि रास्ते में जा रहे हो कोई इंसेक्ट मिल गया दबा दिया खत्म कर दिया, नहीं, इतना नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि उन्हीं के साथ तुम प्लेनेट शेयर कर रहे हो, उनका भी हक है, राइट। समझ रहे हो ना इस बात को। तो ये एथिकल, तो ये हमने समझा वाई, क्यों हमको ऐसा करना चाहिए। अब क्यों, अब आते हैं कैसे, कि करोगे कैसे बचा सकते हो, कंजर्व कैसे करोगे। तो बेटा 2 तरीके हैं इसके। ऑन साइट कंजर्वेशन मतलब इन सीटू कंजर्वेशन, या इनसाइड नेचुरल हैबिटेट, जहां पे वो रह रहे हैं वहीं पे उनको बचा दो कि भाई अब यहां कोई अंदर नहीं जाए। या फिर अब वहां पे ज्यादा घुस ही चुके हो, अंदर तक खोखला कर दिया है, तो उनको बेचारों को लाके ऐसी जगह रख दो जहां पे उनको संभाल के रखा जा सके। तो पहले इन सीटू कंजर्वेशन ऑन साइट की बात करते हैं। यहां पे आपके आते हैं हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट वो एरिया जहां पे डाइवर्सिटी थोड़ी सी रिच है, आपने उसको बैक कर दिया, आप उसको अनडिस्टर्ब रखोगे। तो ऐसे हॉटस्पॉट अराउंड 34 हॉटस्पॉट है, और इंडिया में 3 ऐसे हॉटस्पॉट है। अगर उनका नाम देखें तो वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालयंस, राइट। ये आपको 3 मेजर साइट दिखेंगी हॉटस्पॉट की इंडिया में। कितनी अच्छी बात है, 34 में से 3 तो अपने पास है, राइट। यही तो दिखा रहा है कि रिच बायोडाइवर्सिटी। अगर कंट्री देखोगे 200 के करीब कंट्री है,
200 के करीब, 200 के करीब कंट्री है। कई सारी कंट्रीज तो ऐसी है जिनके पास एक भी हॉटस्पॉट नहीं है। तुम सोच के देखो, 34 में से 3 तुम्हारे पास, 200 कंट्री है, 200 में से 34 टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और तुम्हारे पास 3 है। फील हो रहा है? यस, बायोडाइवर्सिटी ह्यूज है तुम्हारे पास। तुम्हारा ये नैतिक कर्तव्य भी है बेटा, तुमको बचाना है इसे, राइट। अगर आप और जो इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के देखेंगे, जो तरीके देखेंगे, तो उनमें आता है बायोस्फीयर रिजर्व। ऐसे 14 बायोस्फीयर रिजर्व है अपने पास, 19 नेशनल पार्क है अपने पास। नेशनल पार्क वो जगह जहां पे आप कहीं कभी जाते हो, है ना, जैसे आपने 1-2 नेशनल पार्क घूमने गए हो कि नहीं? गिर नेशनल पार्क है ना, यहाँ पे उनके नेचुरल हैबिटेट को ही मेंटेन किया जाता है, राइट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, सेंचुरीज को आप देखोगे, राइट। सेक्रेड ग्रुप्स है, सेक्रेड ग्रुप में ऐसे पवित्र स्थान आप कह सकते हो जहां पे उनका नेचुरल हैबिटेट मेंटेन किया गया है। जैसे खासी और जयंतिया की हिल्स है मेघालय में, अरावली हिल्स है राजस्थान में, वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट बहुत सब लोगों को पता ही हुआ है, सरगुजा का एक एरिया है, वस्तर है एमपी में। तो ये वो आपके सेक्रेड ग्रुप्स हैं जहां पे नेचुरल हैबिटेट को हमने मेंटेन किया हुआ है, और यहाँ पे इसको अनडिस्टर्ब रखने की कोशिश की जाती है कि भाई ये बचे रहे, क्योंकि ये अगर बचे रहेंगे तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग डाइवर्सिटी भी बची रहेगी। ये एक तरीका है कि ऑन साइट उनको उसी नेचुरल हैबिटेट में प्रिजर्व, मतलब उनको कंजर्व करा देना। एक तरीका है एक्सीटू कि भाई आपने खोखला तो कर ही दिया उस जंगल को, अब वहां से बेचारे जो बचे हुए उनको लेके आके कहीं रख दो, है ना, जूलॉजिकल पार्क में रख दो। जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी, ये आपके बेटा क्या है, ऑफ साइट वाले हैं। सीड बैंक, जीन बैंक, टिश्यू कल्चर, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये और आपके आर्टिफिशियल तरीके हैं, एक तरीके से कह सकते हो, राइट। सो ये एक एक्स-सीटू तरीका है, एक इन-सीटू तरीका है, ऑफ साइट और ऑन साइट, राइट। ऑफ साइट में आपने क्या देखा कि आपने उनको उठा के लेके आए, आपने उनके लिए एक जूलॉजिकल पार्क बना दे। बेटा जूलॉजिकल पार्क नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर, है ना, अपने खेल मनोरंजन की चीज है बेटा। वहां अगर चिड़ियाघर भी जाते हो, वहां पे जो एनिमल है कभी उनको पोक मत करना, वो भी तो एनिमल ही है ना बेटा, समझ रहे हो, आपकी तरह वो भी किसी के बच्चे हैं, है ना। वो अलग बात है कि बंदर शैतान होता है बेटा, वो उसकी प्रवृत्ति है, वो आपको थप्पड़ मारेगा जब आप उसके साथ बदतमीजी करोगे, और वो उसकी प्रवृत्ति भी है। कुछ प्यारे प्यारे एनिमल भी है ना, खरगोश भी है, आप उनको छुओ कितने आराम से वो बैठे रहते तुम्हारे पास, राइट। तो हर जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी एनिमल आप देखोगे ना, सबकी अपनी अपनी एक बेसिक प्रवृत्ति भी है, उनका एक बेसिक नेचर भी है ना। तो आप उनके नेचर के साथ भी खिलवाड़ मत करना। ऐसा नहीं है जाके कंकड़ मार रहे हो, उसको बंदर को परेशान कर रहे हो, वो नाच के दिखाएगा आपको, नहीं। आप जो एक्टिविटी करते हो ना बेटा, आप वो हरकतें कर रहे हो जो इंसानी हरकतें नहीं है, जो जानवरों वाली हरकतें हैं। हालांकि जानवर तो अपनी प्रवृत्ति को ही शो करता है। कभी कोई बंदर कुत्ते की तरह एक्टिविटी नहीं करेगा, हमेशा वो बंदर अपनी एक्टिविटी ही करेगा। अगर बंदर कुत्ते की एक्टिविटी करने लगे, वो रंग बदल रहा है, मगर ऐसा रंग इंसान सबसे ज्यादा बदलते हैं। बेटा आपको समझने की जरूरत है, आप इंसानों, आपके पास 1400 सीसी का ब्रेन है बेटा, उसके पास नहीं है, वो फिर भी अपनी लिमिट में ही रहता है, वो अपनी ही एक्टिविटी करता है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, समझ रहे हो, ज्यादा ज्ञान नहीं दे रहा मैं, बस छोटी छोटी सी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अर्थ समिट, एक ये अर्थ समिट हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में, जहां पे ये बात रखी गई भाई हमको बायोडाइवर्सिटी अपनी क्या करनी है, सेव करनी है। और यही वो ईयर था जब पॉपुलराइज भी हुआ था ये वर्ड, राइट, जब ये वर्ड बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज भी काफी ज्यादा किया गया था। फिर उसके बाद एक 2002 में वर्ल्ड समिट हुआ, देखो ई पहले आ रहा है 1992, तो 92 पहले आया था, राइट। और ये कहां हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। और वर्ल्ड समिट देखो 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था, जहां पे ये वाली बातें भी कही गई थी 2010 तक हम काफी हद तक चीजों को और बचाने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज होल अबाउट कंजर्वेशन, राइट। अब एक बार समराइज कर देता हूं पूरे चैप्टर को, ध्यान से देखिए। बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट लाइफ फॉर्म, हमने यहाँ पे टर्म देखा, पॉपुलराइज एडवर्ड विल्सन ने किया, और यहाँ पे हमने कुछ डाटा को समझा। IUCN के अकॉर्डिंग देखा कि 1.5 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज खोजी जा चुकी है। रॉबर्ट मैंने बोला कि भाई मैक्सिमम स्पीसीज कितनी है, 7 मिलियन है। फिर हमने लेवल देखे, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। फिर हमने इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन पे आए, हमने स्पीसीज एरिया रिलेशन समझा, हमने इंपॉर्टेंस समझी, हमने कुछ प्रॉपर ये जो हाइपोथेसिस थी डेविड टिलमैन की बात समझी, रॉबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस समझी, और फिर हमने अमेजोन जंगलों की डाइवर्सिटी के बारे में बात क्या, और रीजन इतनी डाइवर्सिटी होने के क्या है ये हमने समझा। फिर हमने आगे देखा कि कारण क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, कारण क्या है कि समझे। फिर हमने देखा ह्यूमन एक्टिविटी है काफी हद तक, और कितनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई है लास्ट 500 ईयर में, लास्ट 20 ईयर में, और कुछ जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई हैं उनके नाम क्या क्या है, कहाँ से वो खत्म हुई है, एक्सटिंक्ट हुई है। फिर हमने कारण देखे क्या कारण है, तो पता चला कि राक्षसी कारण 4 हैं जो इंसान ने परफॉर्म किए हैं, इंसान की वजह से ही होते कहीं ना कहीं।
राइट। फिर हमने देखा कि कंजर्वेशन क्यों करें और कैसे करें, इन पे हमने डिस्कशन किया। और फाइनली हमने 2 समिट की बात की, अर्थ समिट एंड आपका फाइनली वर्ल्ड समिट। पहले अर्थ समिट हुआ, फिर वर्ल्ड समिट हुआ। अर्थ समिट 1992 में हुआ है, फिर वर्ल्ड समिट 2002 जोहान्सबर्ग में हुआ है। आई होप ये सेशन आपको मदद करेगा इस चैप्टर को और बेटर तरीके से समझने के लिए। और यहाँ पे हम सेशन को एंड अप करते हैं, मिलेंगे अब अगले सेशन में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ये सेशंस और मदद करेंगे आपकी। अगर फिर भी आपको और मदद चाहिए संकल्प भारत के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से, और भी आपको जो प्यारी चीजें चाहिए, जो चीज पहले चाहिए, आप प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। हम कोशिश करेंगे आप तक और इजीली वो चीजें पहुंचाने में। चीजों पे, इधर उधर की चीजों पे ध्यान मत देना, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना बच्चों। और इन द एंड हैप्पी होली। आप सभी को होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है आप, आपका परिवार बहुत खुशहाली से इस परिवार को मनाए और एंजॉय करे। बेटा बिल्कुल सही बात है, एंजॉय करना बहुत जरूरी है, मगर माइंड में अपना इतना जरूर रखना कि 5 मई को आपका एक एग्जाम भी है। आपकी होली तो उस दिन मनेगी, ठीक है। चलिए इस सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं, और आप सभी का इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।